नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस विद अस में। आज हम देखने वाले हैं CITS एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कोपा की सीरीज़ की फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर। तो इसमें हम देखने वाले हैं 100 क्वेश्चंस अबाउट कोपा यानी CITS एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कोपा ट्रेड के अंडर। तो इसमें वो मोस्टली क्वेश्चंस होंगे जो आ चुके हैं क्वेश्चंस या आपके आने की संभावना है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन मोस्टली इसमें आपके डिस्कस किए जाएंगे। तो आई होप आप ये लेक्चर एंजॉय करेंगे। तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस लिंक को सभी जगह पहले शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास, अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक पे, जहाँ जहाँ पे आपके दोस्त पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, तो वो हमारे चैनल पे आके पढ़ लें और ये वीडियो सभी के पास पहुँच जाए। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही नए वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और स्टार्ट से एंड तक जरूर दिखेगा, क्योंकि बाई चांस अगर आपने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया तो फिर एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन अगर देखने को मिल गया फिर आप पछताने से किसी वक्त कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है यूनिवैक इज। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर पढ़े होंगे तो यूनिवैक की फुल फॉर्म हमने आपको बताई थी। तो यूनिवैक की फुल फॉर्म याद रख लीजिए फिर से आप। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्या होगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक की फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय ए कंप्यूटर। कंप्यूटर कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन करता है? अरिथमेटिक, लॉजिक, स्टोरेज एंड रिलेटिव सारे परफॉर्मेंस करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आप सोचो कि बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़िए, आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जब आप कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। हम आपको स्मार्ट से लेकर हाई लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है द टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर। दो टाइप की जो मेजर कंप्यूटर चिप्स होती हैं कौन कौन सी होती हैं? एक्सटर्नल मेमोरी चिप, प्राइमरी मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप, या बोथ बी एंड सी, प्राइमरी मेमोरी या माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो याद रखना 3 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन कौन सी मेमोरी होती हैं? एक तो प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर। देखो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में इनबिल्ट होती है, जैसे हम बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं रैम और रोम। ठीक है, और एक होता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर भी एक मेमोरी ही होती है, चिप होती है जो कंप्यूटर में इनबिल्ट होती है, डेटा को स्टोर करती है। इसका काम होता है माइक्रो जितने भी प्रोग्राम आ रहे हैं इनको एक्सेस देना या इनके साथ वर्क करना। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर आर स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। तो माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में कंप्यूटर में फिट किया गया था, लगाया गया था, ये क्वेश्चन है। तो इसका याद रखिए, इसका भी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4th जनरेशन कंप्यूटर में हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स आए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। तो इसके ऑप्शंस हमारे हो जाएंगे सुपर कंप्यूटर इज़ मच लार्जर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर आर मच स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट few programs as fast as possible when mainframes use its power to execute so many programs concurrently। तो यही आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसकी सुपर कंप्यूटर ढेर सारे प्रोग्राम्स को एक साथ सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, एक साथ और तेज़ी से जितनी एग्जीक्यूट हो सकता है, जितना फास्ट हो सकता है, एज पॉसिबल एज, तभी लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है आस्की जो होता है ASCII एंड EBCDI आर द पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम। ये कहाँ के कोडिंग सिस्टम है? ठीक है, एंड व्हाट डज EBCDIC स्टैंड फॉर। आस्की की मैंने फुल फॉर्म आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताई थी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। एंड EBCDIC की फुल फॉर्म आपसे इसमें पूछी जा रही है। तो 6th क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए EBCDIC की फुल फॉर्म एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज, सभी को पता होगा CPU है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा जा रहा है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड ऑन। जब मैग्नेटिक डिस्क होती है, जैसे हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क होती हैं, इनकी जो कैपेसिटी होती है वो नहीं पूछी जा रही है यहाँ पे, बल्कि ये डिपेंड किस पे होती है ये पूछी जा रही है। ट्रैक्स पर इंच ऑफ इसका सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, डिस्क पैक एंड डिस्क सरफेस, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल इन सभी पर आपकी डिपेंड करती है आपकी मेमोरी, तो इसके लिए ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही हो जाएगा 8 का डी ऑप्शन। क्योंकि ट्रैक्स पर इंचेस पे भी डिपेंड करती है, बिट्स पर इंचेस पे भी डिपेंड करती है, डिस्क पैक्स इन डिस्क सरफेस इस पर भी डिपेंड करती है। 9 नंबर क्वेश्चन है द टू काइंड्स ऑफ द मेन मेमोरी आर। दो काइंड्स की मेन मेमोरी कौन कौन सी होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी, रैम डैम सीक्वेंशियल, रोम रैम, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी की बात की जा रही है, सॉरी मेन मेमोरी की बात की जा रही है, प्राइमरी सॉरी नहीं, मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी की बात की जा रही है, तो मेन मेमोरी कौन कौन सी होती है आपको याद रखना है, रोम एंड रैम, यही केवल दो मेन मेमोरी होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा जा रहा है स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डेटा टू ए कंपनसेट फॉर ए डिफरेंस इन स्पीड एट विच द डिफरेंस यूनिट कैन हैंडल डेटा इज। तो कौन सी यूनिट जो है डेटा को हैंडल करती है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कौन सी यूनिट? बफर यूनिट जो होती है वो डेटा को हैंडल करने के लिए काम में आती है। कई सारे प्रोग्राम अगर एक साथ जाते हैं तो वहाँ पे जो मेमोरी यूनिट होती है वो बफर मेमोरी यूनिट होती है जो वर्क करती है सभी डेटा को हैंडल करने के लिए। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम टायरसम एंड वेड रूम्स वी कॉल इट। यानी कि ऐसे कंप्यूटर जो टायरसम एंड वर्ड रूम से भी अलग होते हैं, उनमें होते ही नहीं ये दोनों चीज़ें, तो वो कंप्यूटर्स कैसे होंगे? एक्यूरेसी अच्छी होगी, रिलायबिलिटी होंगे, डिलीजेंस होंगे, वर्सेटिलिटी होगी। क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, डिलीजेंस आपके सबसे अच्छे होंगे। यानी उनके ऐसे कंप्यूटर जब फ्री होंगे टायरसोम से एंड वर्ड रूम से, तो उनके अंदर डिलीजेंस ही सबसे अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, हमसे पूछा जा रहा है इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम आईसी बोलते हैं आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि आईसीज किस जनरेशन में आई थी। ठीक है, या आपको याद रखना है आईसी किस जनरेशन में आई थी। तो आईसी आपको पता होना चाहिए 3rd जनरेशन में आई थी, क्योंकि देखिए मैं सभी जनरेशन की बता देता हूँ। फर्स्ट जनरेशन में आपके वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए जाते थे, बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स के यूज़ किए जाते थे। सेकेंड जनरेशन में आपके यूज़ किए जाते थे जिसे हम बॉल्ब्स कहते हैं। सेकेंड जनरेशन में बॉल्ब्स या आपके कैपेसिटर यूज़ किए जाते थे। ठीक है। फिर 3rd जनरेशन में आपके यूज़ किए जाने लगी आईसीज यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और 4th जनरेशन में आपके यूज़ किए जाने लगे माइक्रो प्रोसेसर, जो माइक्रो प्रोसेसर हैं जो स्विचिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी वर्क करती हैं। 13 क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही रहेगा। आईसीस कब आई थी? 3rd जनरेशन में। सी रोम इज़ अ, सी रोम क्या है? सेमीकंडक्टर मेमोरी है, मेमोरी रजिस्टर है, मैग्नेटिक मेमोरी है, या इनमें से कोई नहीं है। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। सी रोम क्या होती है? सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं होती है, ये एक मैग्नेटिक होती है, मैग्नेटिक मेमोरी होती है। लेकिन मैग्नेटिक होने के साथ साथ इसका जो टेप है, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे हमारी रैम होती है, जैसे हमारी हार्ड डिस्क है, ये उस टाइप की नहीं होती है। जो सीडी होती है हमारी, ये अलग होती है। यहाँ पे रोम की बात कर रहे हैं, केवल सीडी की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी ये किस टाइप की होगी? इनमें से कोई नहीं। एक सेमीकंडक्टर भी नहीं होती है, मेमोरी रजिस्टर भी नहीं होती है, ये मैग्नेटिक मेमोरी भी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है ए हाइब्रिड कंप्यूटर। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है ए हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं आपसे ये पूछा जा रहा है। तो हाइब्रिड जो कंप्यूटर होते हैं सीधे आप रखिए रीअसेंबल होते हैं बोथ द सिग्नल एंड एनालॉग कंप्यूटर। जो हाइब्रिड कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं ये दोनों ही सिग्नल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। इन दोनों के लिए जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं उन्हें हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन याद रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेस द 8-bit कोडेक EBCDIC। अभी हमने EBCDIC की फुल फॉर्म देखी, उसी का है जो 8-bit कौन सा कंप्यूटर यूज़ करता है, ये आपसे ये पूछा जा रहा है। तो सीधे आप आंसर याद रखिए, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं ये यूज़ करते हैं EBCDIC 8-bit का कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे 16 नंबर पूछा जा रहा है द ALU ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड्स टू द कमांड स्कोरिंग कमांड्स कमिंग फ्रॉम। जो ALU कंप्यूटर्स में रिस्पॉन्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं ये पूछा जा रहा है आपके। देखो जितने भी कमांड्स आते हैं, ठीक है,
ये कमांड जो होते हैं हम पहले इनपुट से दिए जाते हैं और ये सीधे एक सीक्वेंस में लगते हैं। आपने अगर एरे सुना होगा या आपने बिट फ्रेम सुना होगा तो उनमें ये लगते हैं। जो प्रोग्रामर होंगे वो जानते होंगे इसके बारे में, जो प्रोग्रामिंग किए होंगे। तो ALU की जो कंप्यूटर रिस्पॉन्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं आपको याद रखना है। तो ये 16 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बिल्कुल। ये कंट्रोल सेक्शन से आते हैं। ये कंट्रोल किए जाते हैं कि कोई हमारी कोलैप्स ना हो। जो करप्शन होता है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी कि कंट्रोल सिस्टम से हमारा जो होता है वहाँ से आते हैं, जैसे हम CU बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, चीफ कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ किए जाते थे वो क्या थे? वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स। अभी हम बता चुके हैं। टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज़ एन। अगर आप बहुत हाई क्वालिटी का ग्राफिक्स कलर प्रिंटर मतलब कलर कोई हार्ड कॉपी निकालना चाहते हैं तो आप किसका यूज़ करेंगे? RGB मॉनिटर, प्लाटर, इंकजेटर, लेज़र प्रिंटर। तो इसका क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था, तो आप याद रखिए आप प्लॉटर का ही यूज़ करने वाले हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेजेस इन द कंपाइलेशन प्रोसेस। यानी कि कंपाइलेशन जो प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन से स्टेजेस होती हैं? तो सीधे आप इसका आंसर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। लैक्सियल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन। देखिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आप प्रीवियस वीडियोस में देख चुके होंगे या आपको पता होंगे, लेकिन वो वीडियोस में ये क्वेश्चन इसीलिए डाले गए हैं यहाँ पे ताकि आप उनका रिवीजन कर सकें। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ये लॉजिकली आपके माइंड पे प्रेशर डालते हैं। जैसे ये जनरेशन वाले कंप्यूटर हो गए, अगर आपकी जनरेशन की थोड़ी सी कम नॉलेज है तो आप जनरेशन में भटक सकते हैं। मतलब किस जनरेशन में क्या आया, किस जनरेशन में चिप लगी, किस जनरेशन में बल्ब्स यूज़ किए गए, कौन सा जनरेशन कब तक था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको बार बार देखने को मिल सकते हैं और इसीलिए हम इसमें आपको ऐड भी करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे 20 नंबर पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग IC वाज यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन के पहले कंप्यूटर में पहली जो IC थी वो कौन सी यूज़ की गई थी, आपसे ये पूछा है। तो 20 नंबर का डी हमारा सही हो जाएगा, यानी SSI और MSI दोनों हमारी यूज़ की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। तो जो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किए जाने वाले मेन कंपोनेंट थे, मेन कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो वो कौन से थे? वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स अभी देख लिया। ए डंप टर्मिनल हैज़, एक डंप टर्मिनल होता है वो कैसा होता है, ये क्या होता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा रहा है। तो जो डंप टर्मिनल होता है वो कैसा होता है? एक कीबोर्ड एंड स्क्रीन। इसे डंप टर्मिनल क्यों कहते हैं? ये कीबोर्ड से केवल एक ही काम किया जा सकता है, एक स्क्रीन से एक ही काम किया जा सकता है, इसीलिए इसे डंप टर्मिनल या आपको डंप प्रोसेस भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन इतने इम्पॉर्टेंट हैं जो मोस्टली हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 24 का क्वेश्चन है द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज़ मेजर्ड बाय। तो जो आउटपुट क्वालिटी होती है, नहीं प्रिंटर ने कोई प्रिंट दिया तो उसकी क्वालिटी कैसे मेज़र की जाएगी, तो याद रखिएगा। तो इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए आपका डॉट पर इंचेस, डॉट पर स्क्वायर इंचेस, डॉट पर इंचेस, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, ऑल ऑफ द एबव, सारे इनमें से हो सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा होगा? हमारे अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होता है डॉट पर इंचेस, यानी एक इंचेस में कितने डॉट हैं ये डिपेंड करता है हमारी प्रिंटर की क्वालिटी को। सेकंड नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन सा है, इसमें से आपको ऑप्शन बताना है। तो याद रखना ABC, जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा कौन सा है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है जो ABC। ये ABC कोई ABCD नहीं है, जो वॉवेल्स होते हैं, नंबर होते हैं, वो नहीं है कुछ। ये हमारी क्या है? कंप्यूटर का नाम है, जो पर्सनल कंप्यूटर में नाम आता है ABC। ठीक है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय द एटनसॉफ एंड द क्लिफोर्ड। तो एटनसॉफ एंड क्लिफोर्ड के द्वारा कौन से कंप्यूटर यहाँ पे इन्वेंटेड किए गए थे आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। ऑप्शन बी यानी ABC जो कंप्यूटर था, जो पर्सनल कंप्यूटर था, तो वो इन्वेंटेड किया गया था एटनसॉफ एंड क्लिफोर्ड। 27 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा। यानी सबसे ज़्यादा डेटा किस में स्टोर कर सकते हैं आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग?
फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क या कैच मेमोरी। तो बहुत इजी आंसर है इसका, बहुत इजी, आपको पता होगा। तो 27 का हमारा हार्ड डिस्क, क्योंकि हार्ड डिस्क आप जानते हो, फ्लॉपी डिस्क मिनिमम आपकी होती है 4 MB, 5 MB, 10 MB, 16 MB, 32 MB, इससे ज़्यादा की नहीं होती फ्लॉपी डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क भी आपकी ऐसी होती है आपके ज़्यादा से ज़्यादा होती है 32 MB या 128 MB, 556 MB, बस इतना, ठीक है। और जबकि हार्ड डिस्क आपकी कई सारी GB में होती है, जैसे आपकी 200 GB या 1 TB तक होती है। ये हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बहुत अनलिमिटेड हो सकती है, जैसे जैसे इसकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हार्ड डिस्क की कैपेसिटी भी बढ़ती चली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, विच कंप्यूटर वॉज कंसीडर्ड, यहाँ पे देखिए, विच कंप्यूटर वॉज कंसीडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अंटिल 1973 व्हेन कोर्ट इनवैलिडेटेड द पेटेंट। जब तक कि कोर्ट ने पेटेंट को इनवैलिड नहीं किया तब तक पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसे माना जाता था, आपको ये बताना है। तो वैसे तो आपको पता होगा मार्क जो फर्स्ट है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, लेकिन उसका पेटेंट था और एक ऐसा कंप्यूटर था जिसको पेटेंट नहीं मिला था। तो ऐसा पेटेंट जिसको नहीं मिला था, तो उस समय 1973 के टाइम पर एक पहला कंप्यूटर जिससे था, इसे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहते हैं। ये कौन सा कंप्यूटर था, तो ENIAC, ENIAC जो पहला कंप्यूटर इसे मानते हैं। लेकिन 1973 के बाद जब कोर्ट ने इसे पेटेंट दिया तो मार्क फर्स्ट हमारा कौन सा हुआ, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हुआ। नेक्स्ट 29 है, अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर इज नॉन एज। यानी माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर के अदर पार्ट्स से जो कनेक्शन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, पाथ के द्वारा, एड्रेस बस के द्वारा, रूट के द्वारा, या ऑल ऑफ द अबव, यानी इन सभी के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा ये किसके द्वारा किया जाता है, एड्रेस बस के द्वारा। आपको पता होगा अगर किसी ने माइक्रो प्रोसेसर की असेंबलिंग पढ़ी है या माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा है तो उसमें रजिस्टर होते हैं और बसेस होती हैं, एड्रेस बसेस होती हैं, डेटा बसेस होती हैं। तो ये जो हमारी कनेक्शन होते हैं दूसरे के साथ में जोड़ने के लिए, यानी कि प्रिंटर को माइक्रो प्रोसेसर के साथ जोड़ना, कीबोर्ड को माइक्रो प्रोसेसर के साथ जोड़ना, ये किसका काम होता है, बसेस का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर अप डेटा, मतलब अगर हाई डेंसिटी फ्लॉपी डिस्क है तो वो कितना डेटा स्टोर कर सकती है, आपसे इसमें पूछा जा रहा है। 1.4 MB, 1.44 GB, 1.4 GB या 1.44 MB। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस आपको बताने हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर रहेगा 1.44 MB। अगर हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क है फिर भी वो 1.44 MB ही डेटा स्टोर कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 31, a high quality CAD system uses the following for the printing, drawing and graphs। यानी हाई क्वालिटी का CAD सिस्टम यूज़ करने के लिए, यानी कि प्रिंट करने के लिए हमें किस टाइप का प्रिंटर यूज़ करना होगा। हाई क्वालिटी CAD सिस्टम कि अगर कोई प्रिंट करनी है तो हमें कौन सा प्रिंटर यूज़ करना पड़ेगा, आपके ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी का भी हमने यूज़ किया था, सबसे पहले कौन सी यूज़ किया था, प्लॉटर यूज़ किया था। तो इसमें भी हम यूज़ करेंगे प्लॉटर। हाई क्वालिटी के लिए हमेशा हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखे होंगे ना मॉल्स में बैनर लगे होते हैं बिल्कुल रियल टाइप के, तो वो बैनर किस में प्रिंट होते हैं, प्लॉटर में प्रिंट होते हैं, याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस, नहीं है इनपुट डिवाइस। OCR, OP मतलब ऑप्टिकल स्कैनर, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस या COM कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी है और एक है जो इनमें से नहीं है। तो याद रखना OCR जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है ये भी होता है, ऑप्टिकल स्कैनर ये भी होता है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस ये भी होता है, COM कंप्यूटर आउटपुट टू कंफर्म ये नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सी हो जाएगा, ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं 33 क्वेश्चन। तो 33 क्वेश्चन है, द एक्यूरेसी ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेबल इन 16 बिट्स वर्ड्स ऑफ द कंप्यूटर इज दैट एक्सपेरिमेंटली। ये कितने मतलब समथिंग ये कितने बिट्स का होते हैं तो ये आपको बताने हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 16 बिट, कितने
16 बिट, आपको याद रखना है। 34 इन मोस्ट ऑफ द IBM PCs the CPU, the device, driver, memory, expansion slot and active components are mounted on a single board. What is the name of the board? ये सारी चीज़ें जैसे IBM PCU, CPU, अदर डिवाइस, ड्राइवर, मेमोरी, सारी चीज़ें एक बोर्ड पर कनेक्ट होती हैं। उस बोर्ड को क्या कहते हैं? तो सभी को पता होगा, ये हमारी बोर्ड होती है, मदर बोर्ड होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। इन मोस्ट IBM PCs द CPU, डिवाइस, ड्राइवर, एक्सपेंसेस, यही फिर से है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं। 30 इसका भी याद रखिए, सारी किस डिवाइसेस किस बोर्ड पर कनेक्शन होती है? मदरबोर्ड पे। तो 36 क्वेश्चन है, मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर। जो मैग्नेटिक डिस्क होती है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्यों होती है? डायरेक्ट एक्सेस के लिए, सिक्वेंशियल एक्सेस के लिए। 36 का है हमारा, थोड़ा नीचे करते हैं क्योंकि ऑप्शन नीचे है आपका, यहाँ से देखिए। तो डायरेक्ट एक्सेस के लिए, इस सिक्वेंशियल एक्सेस के लिए, वो था यानी दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क होती है ये डायरेक्ट एक्सेस भी नहीं देती है, ये सिक्वेंशियल एक्सेस भी नहीं देती है, यानी इन दोनों में से कोई नहीं देगी, यानी नन ऑफ द एबव हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, अ टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल बिट्स स्ट्रीम इज़ नॉन एज। मतलब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? याद रखना, इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन। लेकिन ये कैसी मॉड्यूलेशन होती है? ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन होती है। ठीक है, ये कौन सी होती है? पल्स कोड मॉड्यूलेशन, यानी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट्स में चेंज करना। नेक्स्ट है, रिगार्डिंग अ BDU विच स्टेटमेंट इज़ मोर करेक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए BDU क्या है? वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका कहते हैं BDU, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। अब देखिए डिस्प्ले यूनिट का मतलब आउटपुट होगा, ऑब्वियस ही बात है। डिस्प्ले करेगा तो कहाँ जाएगा? आउटपुट में। तो इसके चलिए चलते हैं। अब ये आउटपुट करने के लिए क्या होता है? इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस, बिल्कुल। लेकिन इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, नहीं। इट इज़ एन पेरिफेरल डिवाइस, यस। इट इज़ एन हार्डवेयर आइटम। अब दो ऑप्शन हमारे सही है, 3 वैसे सही है। हार्डवेयर होता है, बिल्कुल सही है। पेरिफेरल होता है, बिल्कुल सही है। आउटपुट डिवाइस होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन इसमें बनता है वो आपका ये पेरिफेरल डिवाइस है। क्यों पेरिफेरल के लिए हम ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आउटपुट डिवाइस ठीक है, BDU हमारा जो मॉनिटर होता है वो भी एक आउटपुट डिवाइस होता है, लेकिन ये हमारा फिक्स होता है साथ में। लेकिन जो पेरिफेरल डिवाइस आप एक्सटर्नल में लगाते हैं, जिसे बोलते हैं वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब वर्चुअल, कभी आप बाहर से अगर जोड़ना चाहें तब, सपोज़ है ना, अगर आप बाहर से कोई चीज़ जोड़ना चाहते हैं तब के लिए जो BDU यूज़ किया जाता है, उस यहाँ पे वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए, तो इसके आंसर याद रखना, आपका BDU हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, ए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज़ ए मशीन दैट इज़ मीन्ट फॉर। देखिए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मशीन का यहाँ पे मतलब क्या है ये पूछा जा रहा है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग आए हैं, तो इनपुट, स्टोरेज, मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डेटा, ये सारे जो काम करता है वो कहलाता है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। देखो डूइंग क्विक मैथमेटिक कैलकुलेटर, ये तो कैलकुलेशन ये तो कैलकुलेटर भी कर लेता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में बहुत सारे काम आ जाते हैं, जैसे सिर्फ डेटा फीडिंग करना है या फिर आपको डेटा का एंटर करना है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इनपुट करना, स्टोरेज करना, मैनिपुलेशन करना, आउटपुट देना, ये सब काम होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा का, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सी हो जाएगा। 40 है, व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड। वैक्यूम ट्यूब का मतलब है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपके कब बनाए गए थे, है ना। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपके कब बनाए गए थे? 1906 में आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था, आपको याद रखना है। सेकेंड या नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक प्रोडक्शन। यानी कि बेस्ट क्वालिटी फिर से आ गई है, तो बेस्ट क्वालिटी आपको हमने कई बार बता चुके हैं। तो बेस्ट क्वालिटी कौन देता है? प्लॉटर देता है, ठीक है। फिर है कंप्यूटर विथ 80286 माइक्रो प्रोसेसर। ऐसे कौन सा कंप्यूटर है जिसमें 80286 माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है? तो इसको याद रखना है, 80 कंप्यूटर जो होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है 80286। 8086 अगर माइक्रो प्रोसेसर आपने पढ़ा होगा, तो सिमिलरली उसी की तरह ये वर्क करता है 80826, यानी ये हमारा होता है 80 कंप्यूटर्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 43 है, एन एप्लीकेशन सुइटेबल फॉर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग। तो एप्लीकेशन जो सिक्वेंशियल प्रोसेस को
सॉल्व करती है, यानी सिक्वेंशियल प्रोसेस को सॉल्व करती है, अपने साथ में लेकर चलती है। तो इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या है, तो हमारे ऑप्शंस में आपका है प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स, पेरोल प्रोसेसिंग, बोथ ए एंड बी, ऑल ऑफ द अबव, या सभी। ठीक है, तो 43 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी बोथ ए एंड बी, यानी प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स एंड पेरोल प्रोसेसिंग। क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग, इनमें से कौन सी एक प्रोसेस नहीं है। भाई इनमें से कौन सी एक प्रोसेस नहीं है, ये क्वेश्चन है। देखिए, अरेंज करना प्रोसेस है नहीं है, आपको बताना है। मैनिपुलेटिंग प्रोसेस है नहीं है, कैलकुलेटिंग प्रोसेस है नहीं है, गैदरिंग यानी इकट्ठा होना प्रोसेस है नहीं है। तो सिंपल से आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। तो 44 का डी हमारा गैदरिंग यानी कि इकट्ठा होना प्रोसेसिंग नहीं है, ये कोई प्रोसेस थोड़ी होती है। द डिजिटल कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड प्राइमली इन, तो जो डिजिटल कंप्यूटर है सबसे पहले कहाँ पे डेवलप किए गए थे। ठीक है, तो 45 का आप याद रखिएगा, यूएसए में डिजिटल कंप्यूटर यूज़ किए गए थे, या आपके इन्वेंटेड किए गए थे, या बनाए गए थे, ऐसे कह सकते हैं आप। तो 47 नंबर क्वेश्चन है टुडेज कंप्यूटर जायंट IBM वाज अर्लियर नोन बाय डिफरेंट नेम विच वाज चेंज इन 1920, व्हाट वाज द नेम, यानी कह रहा है IBM का जो पहले नाम था वो बताना है आपको कौन सा था। 1924 के पहले IBM ने जो कंप्यूटर्स बनाए थे उन IBM के अलग नेम थे, लेकिन अब जो है IBM अलग नेम देता है। तो उस 1924 के पहले आपके क्या क्या नाम हुआ करते थे आपको ये बताना है। ठीक है, तो क्योंकि पहले के जो कंप्यूटर थे वो इंसानों के नेम पर ही रखे जाते थे, तो आप बहुत ईजी से न समझ सकते हैं। इसका नाम था कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग को। पहले इस IBM कंपनी का क्या नाम था, कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग को लिमिटेड। ठीक है, याद रखना है कंप्यूटिंग टैबुलिंग रिकॉर्डिंग को। फिर उसके बाद है बिफोर अ डिस्क ड्राइव कैन एक्सेस एनी सेक्टर रिकॉर्ड्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम हैज़ टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड्स डिस्क एड्रेस व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द एड्रेस स्पेसिफाई। तो यहाँ पे एड्रेस पूछा जा रहा है, अगर कोई डिस्क है, ठीक है, एक सेक्टर है या रिकॉर्ड है, उसको एक्सेस करना चाहती है, तो यहाँ पे वो कैसे एड्रेस को स्पेसिफाई करेगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे स्पेसिफाई करने के लिए क्या होना चाहिए उसके पास, ट्रेस नंबर होना चाहिए, सेक्टर नंबर होना चाहिए, या सरफेस नंबर होना चाहिए, या सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर आपको ये प्रोसेसर पड़ा है तो उसके अंदर आपको पता होगा, यानी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए या डेटा को एक्सेस करने के लिए। ट्रैक नंबर भी, सेक्टर नंबर भी, सरफेस नंबर भी। मैं ट्रैक मतलब एक तरीके से गली नंबर, सेक्टर मतलब आपका एरिया, सरफेस का मतलब आपके घर नंबर, होम नंबर। तो ये सारी चीज़ें पता होंगी तभी तो हम घर पे जा सकते हैं किसी के भी। ठीक है, 49 नंबर पे चलते हैं, 49 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है, और अब इसमें वीडियो से 50 क्वेश्चन ही देखेंगे। ठीक है, और ऐसे करके 50 क्वेश्चन देखेंगे ताकि आप भी बोर ना हो और आप आराम से ये क्वेश्चंस रिवीजन भी कर सकें। तो 49 नंबर क्वेश्चन है द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। लॉजिकल सीक्वेंस में जब डेटा अरेंज किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं, सॉर्टिंग, क्लासिफाइंग, रिप्रोडक्शन या समराइजिंग। जब इसे लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है तो याद रखना इसे कहा जाता है शॉर्टिंग। अगर किसी ने प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो उसके अंदर आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसको कहते हैं हम शॉर्ट करना। ठीक है, बबल शॉर्ट होती है, हब शॉर्ट होती है, बहुत सारी शॉर्ट होती हैं। व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन अ CPU ऑफ ए कंप्यूटर। तो जो CPU होता है उसके अंदर लॉजिकल यूनिट होता है, उसकी कंप्यूटर में उसका क्या फंक्शन होता है, क्या काम क्या होता है। देखिए, आप वैसे तो जानते होंगे CPU में लॉजिकल यूनिट क्या होती है, लॉजिक करना। लेकिन अगर आपके जो ऑप्शंस हैं अगर उनके साथ खेला जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से इनके ऑप्शन से भी खेला गया है। तो लॉजिकल यूनिट का काम क्या होता है, प्रोड्यूस रिजल्ट, कंपेयर नंबर, कंट्रोल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, डू मैथ्स वर्क। आप समझ लीजिए क्या होगा बताइए, लॉजिक में तो मैथ का भी वर्क आएगा, नंबर्स को कंपेयर करना होगा, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, तो क्या होगा आपका। तो याद रखना 50 नंबर का हमारा ऑप्शन होगा कंपेयर नंबर्स। तो लॉजिक के अंदर हमारा होता है कंपेयर नंबर। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अभी हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे वीडियोस आपको दिन में कम से कम 3-4 वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे, जिससे आपको 3-4 से भी हो सकता है ज़्यादा आपको हम दे सकेंगे। अगर हमें ज़्यादा से टाइम मिल पाएगा तो हम ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना देंगे, और हमारी सबसे जल्दी जितने जल्दी से आपके क्वेश्चन हो पाएंगे उतने जल्दी हम सारे क्वेश्चन आपके कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आज 6 है तो आई थिंक मैं आपको 12 तारीख तक यानी 12 तारीख तक सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूँगा।
तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लिंक को सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को